काश कोई ऐसी मशीन होती जिसे अपने दिल और दिमाग से जोड़ पाता, तो जो कुछ मैंने इस यात्रा में जिया है वो सब शब्दों के रूप में आप तक पहुंच जाता। क्योंकि इस परिक्रमा में मैंने जितना महसूस किया है उसे शब्दों में बांध पाना मेरे लिए सबसे कठिन काम रहा है। हर बार कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, पर लगता है जैसे बहुत कुछ अब भी छूट रहा है। खैर, एक कोशिश और करते हैं। चलते हैं आगे घगरोला से बिलथरिया कोठिया घाट, जहाँ जीवन का एक और पन्ना खुलने को है। बने रहिए अंत तक हमारे साथ। मैया के संग चलते चलते समय का पहिया तो मानो थम ही जाता है। ना तारीखें याद रहती है, ना दिन। समय का अंदाजा भी सूर्य देव की चाल से लगता है। जब मन किया तब मैया के शीतल जल में स्नान करना, फिर वहीं रेत पर बैठकर ध्यान में डूब जाना। कई बार तो मन करता था यहीं बैठ जाएं, ना आगे जाएं ना पीछे लौटें, बस मैया के पास बैठे रहें। कश्ती में एक राउंड मार के आ जाओ। चप्पू नहीं है, ये डंडे हैं ना अपने पास, दो। अच्छा, गहरा नहीं है वो। नर्मदा मैया के तट पे घूमने के लिए निकले हैं। ये लोग उस पार जा रहे हैं, वहाँ पर जो आश्रम है वहाँ घूमने के लिए। नर्मदे हर, आनंद ही आनंद। दोस्तों, मैया की गोद में अगर आप भी ऐसा ही आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार मैया के तट पे जरूर निकलिए। निकल आइए एक बार। नौकरी धंधा परिवार सब ये तो लगा ही रहेगा। पगडंडी जो खेतों के बीच से निकलती है, कभी सीधी कभी टेढ़ी, कभी ढलान पर उतरती है तो कभी ऊंचाई पर चढ़ती है। हर कदम पर लगता है जैसे प्रकृति खुद नर्मदा मैया का संदेश दे रही हो। ठंडी हवा का एक झोंका आता है, लगता है जैसे भोले से कानों में कोई नर्मदे हर कह गया हो। राह में मिलते लोग अब अपने ही लगते हैं, जैसे वर्षों से साथ हों। घगरोला से लगभग 2 किलोमीटर आगे आ गए। आगे थोड़ी दूर पे पिठेरा गांव। अब नर्मदा तट हमने छोड़ दिया और ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैया के किनारे अब रास्ता खराब है। इसके कारण हमें तट से ऊपर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आगे पिठेरा गांव, ये देखिए, ये आ गया पिठेरा गांव। यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, बस्ती यहाँ से दिख रही है हमें। यहाँ से अब खेतों के बीच से होती है पगडंडी के बीच से आगे चलते हैं। ये आ चुके हैं पिठेरा गांव। आगे एक मंदिर है। अब देखते हैं, मैं यहीं पे रुके हैं अभी फिलहाल या फिर आगे बढ़े मंदिर में।
नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे। नर्मदे। नर्मदे हर बाबा। नर्मदे हर नर्मदे। हाँ नर्मदे हर नर्मदे। क्या शुभ नाम क्या है बाबा जी आपका? रामदयाल मेहरा। रामदयाल मेहरा। अच्छा, तो बाबा जी ने परिक्रमा, बाबा जी की भी 3 बार की परिक्रमा हो गई हैं और 5 बार का बाबा जी का संकल्प है। तो अभी फिलहाल बिटिया की शादी अभी हाल ही में की है। इसके बाद अब फ्री होके अब इनकी प्लानिंग अगली 4थी परिक्रमा जो है वो करने की है। रखो रखो, अरे रखो रखो बच्चा, रखो रखो। अच्छा, नर्मदे। ये है यहाँ का पिठहरा ग्राम का मंदिर। नर्मदे यार बेटा। एक किलोमीटर आगे आने के बाद हमको ये गांव मिल गया है, कहरेला, ग्राम पंचायत भूमिया ढाना। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आगे 2 किलोमीटर चलने के बाद पहुंच जाएंगे हम कोठिया। ढाना से कोठिया पैकेज। ये देखिए नींबू लगे हुए हैं, यहाँ पे नींबू मिल रहे हैं। ये चाय, काली चाय में नींबू डाल के पिया जाएगा। और उसके बगल में ठीक ये है लगे हुए अनार। अनार फिलहाल कच्चे हैं, इसमें कोई भी अनार लाल नहीं है। एक दिख रहा है लाल, थोड़ा सा पका हुआ है लेकिन अभी वो ठीक नहीं हो पाएगा। ये मैडम जी बकरियों की जानकारी लेते हुए। बकरी बोल रहे हैं। अरे बकरी भी अलग अलग किस्म की होती है ना, जैसे गाय, कोई गिर गाय होती है, बोलते वो बहुत अच्छी रहती है। हाँ, ये भी कई बनी होते हैं। ये देसी है जाते हैं। देसी कहलाएगी। इनमें ज्यादा बदबू आती है। हाँ, है ना, बिना बदबू वाली ये फर्म की इतनी होती है। हाँ। बड़े बड़े इतने बड़े पान वाले। हाँ। मैडम जी बकरियों की जानकारी लेते हुए बकरी पालन का इनका विचार चल रहा है, ऐसा लगता है। बकरियों की किस्म और कितना दूध देती है, कौन सी बदबू करती है, कौन सी नहीं करती, वो सारी जानकारी ये ले रहे हैं। इनकी प्लानिंग ऐसी लगती है कि आगे चल के ये बकरी पालन में जाने वाले हैं। क्या बोलते हैं? नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। ये कौन सा भाटा है? ये पक गए हैं ना, पीले पीले पक गए हैं। रास्ते में मिलने वाले गांव, वहाँ की आत्मीयता, श्रद्धा और प्रेम का जितना बखान किया जाए कम है। गांव के लोग जैसे अपने ही हों। कोई चाय के लिए रोक लेता तो कोई अपने खेत मवेशी की बातें बड़े प्रेम से सुनाता। उनका हमारे प्रति नज़रिया यह जताने के लिए काफ़ी है कि उनके लिए नर्मदा सिर्फ और एक नदी भर नहीं है।
हमारे मौसा जी के वहाँ आरी होशंगाबाद बाबाई के पास में आरी बड़े खेत मरोड़े। दो मौसे जी है, बड़े घर में भी खेतों में चावल गन्ना। उधर धान बहुत ज्यादा, बहुत धान की खेती बहुत होती है। अच्छा चावल हाँ, होता है। धान की खेती। तो गुड़ भी बनता है इसका। हाँ, गुड़ भी बनाती कोई है। हम बता रहे थे इनको कि मौसिया जी ने एक बार क्या किए कि अच्छे से बना नहीं, वो गीला रहता है ना, हाँ, तो वो बांध दिए और बोली जल्दी जाओ। हम छोटे थे, ट्रेन में जाते रहे, तो वो हर जहाँ जहाँ रहे वो चिपकता जाए। तो चिट्ठी में लिखे होता है मौसिया जी कैसा गुड़ भेजे, हर जगह चिपा कर आया पिघल रहा। बोले अरे तुम्हें को जल्दी पड़ी थी। वो सूख याद भर कच्ची। हाँ वो सूखा नहीं पाया, वो तो ये सही जल्दी है। बांधा। चिपक चाहिए इसे। सूख याद भर कच्ची। तो कृषि विशेषज्ञ जी, आप कुछ और जानकारी लेना चाहेंगे गन्ने के बारे में? बस इतनी काफी है। ये गन्ने की खेती के बारे में पूरी जानकारी ले चुके हैं मैडम ने। अब शायद आगे गन्ने की खेती का भी विचार इनका हो सकता है। पूरी जानकारी ले चुकी है कि कौन सी वैरायटी, कौन सी किस्म, कौन सा अच्छा रहता है। ये 19 वैरायटी का गन्ना है जो कड़ा होता है, जो कड़ा होता है, वो ये खा रही है। सुअर ज्यादा खाते हैं, नहीं सुअर नहीं खा पाता इसलिए यही लगाया जाता है। इससे शक्कर गुड़ के लिए अच्छा है। शक्कर भी गुड़ भी सब कुछ बनता है। मिले भी जात है, भट्टी भी जात, सब कुछ बन जाता। तो कड़ा वाला भारी होता होगा ज्यादा, है ना? भारी ज्यादा चढ़ता है। हाँ, कड़ा वाला। कड़ा वाला। पानी सूखने के बाद देखिए किस तरह से दरारें और चुकी गहरी, बहुत गहरी गहरी दरारें यहाँ। कहाँ पे? कितना गहरा? हाँ, ये लगभग आधा डंडा इन दरारों पे, लगभग आधे से थोड़ा कम अंदर चला गया है। और वो दिख रहा है मंदिर, वहाँ हमें इस नदी के उस पार हम वहाँ से उतर के आए। पहुँचेंगे और यहाँ से उतर कर हम आए। हाँ, सीधी बिल्कुल ढलान थी। किसी तरह से डंडे के सहारे खुद को संभालते हुए नीचे नदी पे आए हैं। और बारिश में इस रास्ते से कोठिया के इस मंदिर में ना ही पहुँचे तो अच्छा है। तो ऐसे वक्त में सड़क मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा, वो ठीक रहेगा। हालांकि वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा पर सुविधाजनक होगा। दोपहर बाद जब हम बिलथरिया कोठिया घाट पहुँचे तो वहाँ का माहौल ही कुछ और था। कोई मिट्टी के चूल्हे पर टिक्कड़ सेंक रहा था तो कोई खुले आसमान के नीचे आलू भट्टे की सब्जी में मसाले की खुशबू घोल रहा था। हमारे जैसे थके और भूख से बेहाल लोगों के लिए यह दृश्य कितना सुकून देने वाला रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। शादी की रंगत देखिए कितने सुंदर लग रही है। आज सौभाग्य की संतों के हाथ की प्रसादी पाने का मौका हमें मिल रहा है। सामने यहीं से मैया के दर्शन हो रहे हैं। मैया की भक्ति में डूबे हुए सारे परिक्रामवासी आज की भोजन प्रसादी सिद्ध कर रहे हैं। बाबा जी मानसिक भजन में बैठे हुए हैं, विरक्त भाव से पूरी तरह से शांत मुद्रा में मैया को निहारते हुए। एक तरफ सब्जी प्रसादी पक रही है तो दूसरी तरफ बाबा जी यहाँ पे टिक्कड़ की प्रसादी बना रहे हैं। लगभग टिक्कड़ तैयार हो चुकी है। हमें रास्ते में मिले थे बाबा जी लोग और हमसे पहले पहुँच गए और यहाँ पर प्रसादी तैयार करके रखी। और दर्शन के प्यासे हैं पर देखो सीताराम। हमें हरदा जिला का एक गुजर बाबा मिला था जी, उसने दृष्टि के पूरे कुछ लक्षण होते हैं। हाँ वो बताए जी, कि भैया बैकुंठ ढूंढने की कोशिश करते हैं साधु संत। हाँ हर इंसान बैकुंठ जाना चाहता है, स्वर्ग जी। और स्वर्ग में स्वर्ग तो आपके हैं, तो उनका वो कैसे
बोले ऐसे हैं वो स्वर्ग, आप खुद सही होना चाहिए। पहले स्वर्ग ढूंढने वाला सही होना चाहिए। इसके बाद में उसका जो पड़ोसी है वो भी बहुत अच्छा था, जिसके सुकृत अपन 10 दिन गांव छोड़ के जा सकते हैं। नहीं तो अपन गए और उसने बर्बाद कर दिया, तुम्हारी कमाई तो बंग लगा दी, फिर स्वर्ग में कुछ कमी आ गई। कमी आ गई। कमी आ गई, स्वर्ग है नहीं, क्यों अपनी चिंता तो वहां लगी, स्वर्ग में पहुंच कर क्या करें। हाँ। चिंता ये लगी पड़ोसी खतरनाक है, कोई नुकसान नहीं हो जाए, है ना। दूसरी बात, अपने घर में जो लक्ष्मियाँ होती है, श्रीमती जी, वो सही साथ रहना चाहिए। हाँ ठीक है तो स्वर्ग है। तीसरी बात, अपनी औलाद अपने सफेदी पे धूल ना डलवा। कलंक न लगाए बोला। हाँ, कलंक ना लगा अपने बुढ़ापे में, उम्र भराने के बाद में लोग आगे अपने को मारे। कि तुम्हें अच्छी परवरिश। हाँ, तुमने परवरिश करी है और अब झेलो। वाह, सही बात। अरे 4 चीजें सही है तो स्वर्ग यही है। यही तो है, और यदि यहाँ कोई गड़बड़ी है ये स्वर्ग है। तो वहाँ जाने के बाद भी चिंता रहेगी, यहीं भटकेंगे। चल चल मन यहीं आ जाएगा पीछे। तो स्वर्ग जाना काम का नहीं रहेगा। हम भी सीख जाएंगे ऐसे बनाना, तो घर में भी बढ़िया बनाया करेंगे। आटा बेकार जाता नहीं तो वहाँ पहुँच नहीं जाता। भूख जैसे अपनी ही परिक्रमा पूरी कर चुकी हो, तभी हमारे हाथों से नर्मदा मैया को भोग लगवाया गया। उस क्षण की शांति शब्दों से परे थी। इसके बाद वो प्रसाद जैसे आत्मा को तृप्त ही कर गया हो। पहले ये इनको जाने की जल्दी है ज्यादा। कुकर में घी लगाया जा रहा है। हाँ सब पूरा भोजन के बाद बातचीत चली तो पता चला ये संत सिर्फ भजन और भक्ति ही नहीं करते, बल्कि जड़ी बूटियों से कैंसर और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी जानते हैं। वे कहते हैं प्रकृति ने हर रोग का इलाज धरती पर ही रखा है, सिर्फ हमें पहचानना नहीं आया। मैया की कृपा से जड़ी बूटियों का नॉलेज है, जिसके द्वारा ये जनता की सेवा करते हैं, मुफ्त लोगों के बीमारियों का उपचार करते हैं अलग अलग नुस्खों से। जो और मैया के किनारे जो भी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, उन जड़ी बूटियों को पहचानते, जिनको जानकारी है, ज्ञान है, उनको पहचानते हुए इकट्ठा करते हैं और उन जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं लोगों का। तो बाबा जी से जानते हैं इनका परिचय, इनका नाम
और अपने बारे में बताएंगे किन बीमारियों का ये इलाज करते हैं। ये आपको जानकारी देंगे। आपका परिचय बताइए, आप किस नाम से आप बसते हैं? हम बाबा जी के नाम से बचते हैं। सिर्फ बाबा जी? हाँ। और कोई आगे पीछे कोई नाम नहीं? बाबा जी की बात है, वही आगे ऐसी जड़ी बूटियों का है, अपन इस दवाइयाँ देते हैं। कोई ये पथरी की बीमारी है, कोई ये बवासीर की है, कोई ये लकवा की बीमारी है, कोई ये सफ़ेद दाग की बीमारी है। ये अपन दवाइयाँ खाते हैं। कोई तो पेट पर आता हो, कोई की माएवारी है, किसी की और बाल बच्चे ना हो तो उनकी दवा दारू से चलते सब दवा। कुछ चार्ज करते हैं इसके लिए? हैं? कुछ रुपया पैसा कोई चार्ज करते कुछ दिया करें। हैं? फ्री सेवा? फ्री सेवा हो जाए तो भाई तुम आइए, देखा चलेगा तेज चढ़ा। आपका स्थान कहाँ पर है? हम राशन पूरा पता बताइए। राशन जैसे अगर लोगों को पहुंचना हो, अपने किसी बीमारी को लेके अगर पहुंचना हो तो वो किस स्थान पे पहुंचे? जिला तो लगता है तो राशन जिला है, फिर तहसील है देवरी है, थाना भी देवरी है। करैया गोरखपुर करैया है। गोरखपुर करैया। हाँ, रोड के पास है। गांव में पहुंच के बाबा जी के नाम से जो है इनको पता पूछ लेंगे किसी से तो कोई भी बता देगा। इस पूरी टोली में, बाबा जी की टोली में एक और ऐसे ही वैद्य और एक ऐसे ही संत हमारे साथ में है जो टीबी और कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों का भी इलाज करते हैं। जैसे कैंसर में, स्किन कैंसर अगर किसी को हो जाए, जैसे मुंह में, चेहरे पे जो गुटखा वगैरह खाने से या गले में जो घाव पैदा हो जाते हैं शरीर में, उन जीवाणुओं को, कैंसर के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए जो इलाज होता है जड़ी बूटियों द्वारा, टीबी के का भी इलाज इनके द्वारा किया जाता है। तो अब महाराज जी आप अपना परिचय दीजिए और कहाँ पे आपका स्थान है? आप पहुँच सकते हैं हरदा जिला, ग्राम राता तलई, पहाड़ी के ऊपर स्थान है। बजरंगबली का राता तलई से 3 किलोमीटर दक्षिण में। किस नाम से आपको बसते हैं? केवल मुल्लू बाबा के नाम से। मुल्लू बाबा। महाराज कुआर महीने में आके आप संपर्क करिए। हाँ, हम आपको जड़ी बूटी देंगे। कैंसर की, स्किन कैंसर। हाँ, कैंसर की। स्किन कैंसर जिसमें घाव हो जाते हैं शरीर में। हाँ। और उस कैंसर की दवाई आप कुआर महीने में दे पाएंगे। अच्छा। और खुराक उसकी 10 ग्राम से लेकर के हाँ, 20 ग्राम तक। ठीक है। ज़्यादा ले लो तो शायद मरीज को तकलीफ ज़्यादा हो सकती कुआर महीने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? है। अंग्रेजी में बोलते ही नहीं आता मेरे को, मैं हिंदी वाला हूँ। वो है अक्टूबर। अक्टूबर। हाँ, अक्टूबर के आसपास आप अगर स्किन कैंसर की दवाई लेना चाहते हैं तो अक्टूबर के आसपास बाबा जी से आप इनके बताए पते पे संपर्क कर सकते हैं। और ये मौसम में मिलती है, गुलर करके पेड़ है, उसका फल लाओ, इसके बाद में उनको दिया जाएगा। और मुझे दारू उतारना मालूम नहीं, किसी दारू उतारने वाले को आप सेटिंग करके रखो। और पहला फूल उनको दवाई के माफक 10 ग्राम से आखिरी 50 ग्राम दे सकते हैं। बाबा जी ने बताया कि गुलर जो होता है, गुलर का गुलर का फल से जो जिस प्रक्रिया से दारू बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, उस प्रक्रिया से गुलर के फल को गुजारने के बाद में जो उसका अर्क बचता है उसको देने से टीबी की बीमारी उसको देने से पूरी तरह ठीक हो जाती है। कितने दिनों में? कम से कम 1.25 महीना को लेना पड़ेगा। 1.25 महीना। और वो ये चीज़ हमारे क्षेत्र में मिलती नहीं, आप खुद को लाना पड़ेगा। अच्छा। आखिरी उसका डोज है 50 ग्राम, आखिरी से आखिरी 50 ग्राम। ये परिक्रमा सिर्फ पैरों से ही नहीं की जाती, बल्कि मन भी गहराई में उतरता चला जाता है। यहाँ हर मोड़ पर आप खुद से मिलते हैं और हर पड़ाव पर आप नर्मदा मैया के थोड़ा और करीब हो जाते हैं। अगले पड़ाव तक नर्मदे हर।